हेलो। मेरे सभी छोटे और बड़े भाइयों और बहनों को नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। मैं नरेश चंद्र मीणा आपकी अपने चैनल हेलो जी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हम लगातार पिछले कई दिनों से भूगोल, राजस्थान भूगोल की क्लासें नियमित रूप से चला रहे हैं और आप भी नियमित रूप से पढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं। लेकिन आज भजनलाल सरकार का एक मंत्रिमंडल में कुछ जिलों के गठन से संबंधित फैसला किया गया है। जो करंट का मुद्दा है उस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, पहले 7 संभाग थे, जिसमें 3 नए संभाग गहलोत सरकार ने बनाए थे। वो संभाग थे बांसवाड़ा, पाली और सीकर। ठीक है? तो आज भजनलाल मंत्रिमंडल कैबिनेट के फैसले में इन तीनों संभागों को संभाग की श्रेणी से हटा दिया गया है। मतलब अब वापस संभाग कितने रहे? 7। दूसरी बात, पहले गहलोत सरकार ने 33 नए जिलों के साथ 19 नए जिले बनाए थे। यानी पूर्व में 33 जिले थे, उसमें नए जिले बना करके 19 और बना करके टोटल 50 जिले कर दिए थे। तो उसमें से कुछ जिलों को भजनलाल सरकार ने या भजनलाल मंत्रिमंडल ने दिल्ली की श्रेणी से हटा करके वापस कम कर दिए हैं। तो अब कुल जिले बचे हैं 41 और 9 जिले ऐसे हैं जिनको जिले की श्रेणी से हटा दिया है। पहला है अनूपगढ़, जो बीकानेर और गंगानगर से बनाया था, उसको हटा दिया है। दूसरा है नीम का थाना, और वह था इसको सीकर से बनाया था। फिर है जयपुर ग्रामीण, जो जयपुर से बनाया था। जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर से बनाया था। गंगापुर सिटी सवाईमाधोपुर से बनाया था। और केकड़ी अजमेर से बनाया था। शाहपुरा भीलवाड़ा से बनाया था। और दूदू और साचौर, इन जिलों की श्रेणी से वापस हटा दिया गया है। यह करंट का प्रश्न है, करंट का मैटर है। तो हम भूगोल पढ़ रहे हैं और इस जिलों के गठन से या कभी नए जिले बनते हैं, कभी जिलों को हटा दिया जाता है। इससे हमारी भूगोल है बहुत प्रभावित होती है, क्योंकि हमारी भूगोल है वो जिलों के आधार पर ही चलती है, कौन कहाँ पे चलता है। तो अब वापस कुल मिला के 7 संभाग हैं और 41 नए जिले, मतलब 41 जिले मानना है। उसी के आधार पर हमको आगे बढ़ना है और इसका विस्तृत जानकारी आपको मिल गई भी होगी, लेकिन मैंने इसको उचित समझा कि आपको थोड़ा सा आपके नोटिस में डाल दिया जाए। तो हम अब बात करेंगे अपनी मेन मुद्दे की। ये तो था करंट का मैटर। मित्रों, हमने पिछली क्लासों में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को लगातार नियमित रूप से पढ़ रहे हैं। उसमें पश्चिमी रेतीला मैदान को पढ़ा, फिर अरावली प्रदेश को पढ़ा। कल हमने पढ़ा था पूर्वी मैदानी प्रदेश को, और भौतिक प्रदेशों में लास्ट पढ़ रहे हैं हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो आइए, हमारे राजस्थान में वो कहाँ पर दिखता है, राजस्थान के नक्शे में वो कहाँ पर दिखता है। तो देखिए, यह कहाँ पर दिखता है। ये क्या है? बूंदी है, ये कोटा है, बारा और झालावाड़, 1 2 3 और 4। ये क्या है? दक्षिणी है, राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा, और ये पूर्व का हिस्सा। तो इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है? तो बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, उसके साथ में यहाँ पर आ गया धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। इनका जो चंबल नदी का क्षेत्र है, इसको मिला करके इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में इसको शामिल किया गया है। ठीक है? यहाँ पर कंसेप्ट आपका क्लियर है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो कौन से हैं? कोटा, बूंदी, उसके बाद बारा, झालावाड़, ये तो है 4 मुख्य जिले। और मुख्य जिलों के अलावा जिले हैं, कौन से हैं? धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। तो इन जिलों में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है। ठीक है? इसका विस्तार कहाँ पर है? इन जिलों में है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर का भूगर्भिक क्षेत्र। धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इसका सिर्फ और सिर्फ हम भूगर्भिक क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। ठीक है? और अब हम बात करते हैं कि यह दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है वो राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। कैसा प्रदेश है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। एक सरल क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पर
आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? बिल्कुल आया होगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, और क्योंकि हमने इसको पढ़ दिया है। ठीक है, कमेंट अवश्य करिए। मित्रों, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहला काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। दूसरी बात, लाइक करना है और कमेंट करना है। आप वीडियो देखते तो है, लेकिन लाइक करने में आपको सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगता है, लेकिन पता नहीं, करिए लाइक, कमेंट करिए और शेयर करिए। वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करिए। ठीक है। दूसरी बात, अब हम बात करते हैं कि यह दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश किसका हिस्सा है या किसका भाग है, मतलब किस बड़े भौतिक प्रदेश का भाग है। तो यह किसका है? प्रायद्वीप पठार का भाग है, मतलब भारत में यह किसका हिस्सा है? तो प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। अब प्रायद्वीप पठार कहाँ पर है? ये जैसे देख लीजिए, ये गुजरात का इलाका आ गया क्षेत्र, और यहां से इस प्रकार से ये वाला भाग है, ये क्या है? प्रायद्वीप पठार है। तो इसका हिस्सा किसको माना है? इसी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को माना है। अब हम बात करते हैं कि प्रायद्वीप पठार किसका हिस्सा है। अब दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश तो है प्रायद्वीप पठार का, तो प्रायद्वीप पठार किसका हिस्सा है, ये बात हम करते हैं विश्व के संदर्भ में। तो यह है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका? गोंडवाना लैंड। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है? जब संपूर्ण विश्व या पृथ्वी एक भूभाग में थी, एक गोले की तरह थी, तो उस समय उसका नाम क्या था? पेंजिया। मतलब पूरा गोल गोल एक भाग था और उसका नाम क्या था? पेंजिया। जब इस पेंजिया का विभाजन, मतलब जो उत्तर की ओर भाग गया और दक्षिण की ओर भाग गया, उत्तर की ओर भाग गया उसका नाम अंगारा लैंड, और जो दक्षिण की ओर भाग गया उसका नाम गोंडवाना लैंड। मतलब ये भूभाग जिसका विभाजन हुआ कब हुआ था? कार्बोनिफेरस काल में। तो जो उत्तर की ओर गया उसका नाम तो अंगारा लैंड, दक्षिण की ओर गया उसका नाम है गोंडवाना लैंड। तो वही उसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है हमारा प्रायद्वीप पठार, प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसका निर्माण कैसे हुआ, मतलब कब हुआ, इसका निर्माण कब हुआ? इसका निर्माण हुआ था मध्यजीवी महाकल। कब हुआ था? मध्यजीवी महाकल, या इसको ये भी कह सकते हैं मेसोजोइक एरा। उसका इंग्लिश नाम मेसोजोइक एरा है। और मेसोजोइक या मध्यजीवी कल्प के क्रिटेशियस कल्प में, ये कौन सा है? मेसोजोइक या मध्यजीवी, ये है महाकल्प। ये क्या है? महाकल्प। इस महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प में इसका निर्माण हुआ था। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? अब हम बात करते हैं, इसका निर्माण हुआ था, लेकिन ऐसी कौन सी प्रक्रिया थी, ऐसी कौन सी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा इसका निर्माण हुआ है? तो वह है ज्वालामुखी क्रिया से। कैसे? ज्वालामुखी क्रिया से। देखिए, यह मान लो एक धरातल है, तो यहां पर क्या है? मैग्मा भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है? मैग्मा है। जब ज्वालामुखी क्रिया भूगर्भ में होती है तो वह मैग्मा क्या है? बाहर आता है। क्या होता है? मैग्मा कैसा है? तरल अवस्था में है, बाहर आता है, और बाहर आके जब सॉरी धरातल पर फैलता है तो उसी मैग्मे को क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। जब धरातल के अंदर लावा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? मैग्मा। लेकिन वही मैग्मा जब धरातल के ऊपर आ जाता है तो उसको बोलते हैं लावा। और जब लावा तरल होता है तो वह क्या है? लंबी दूरी तक फैल जाता है इस प्रकार से। तो जब लंबी दूरी तक फैल जाता है, इससे क्या होता है? पठारों का निर्माण होता है। क्या होता है? पठारों का निर्माण होता है। और जब ये लावा कठोर होता है तो वो क्या है? फिर ऊपर की ओर इस प्रकार से इकट्ठा होता है, तो उसको बोलते हैं ज्वालामुखी पठार। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पठार कैसे? ज्वालामुखी के निर्माण से। तो इसलिए इसका निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? ज्वालामुखी क्रिया से। अब हम बात करते हैं इस दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की आकृति कैसी है? तो लावा निर्मित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? अब इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं। हमने बात की थी कि राजस्थान का सबसे बड़ा भूभाग कौन सा है? भौतिक प्रदेश। और सबसे छोटा कौन सा है? तो मात्र इसका परसेंट है 7%। राजस्थान के 7% क्षेत्र पर या 7% भूभाग पर फैला हुआ है। और इसके जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर 10 या 11% जनसंख्या निवास करती है। मतलब जनसंख्या भी कम है और क्षेत्र भी कम है। दूसरी बात, अब हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर।
कितनी है? 500 मीटर। सॉरी। अब हम यहाँ की मिट्टी की बात करते हैं। मिट्टी काली है, काली मिट्टी। अब काली मिट्टी, उसका दूसरा नाम क्या है? वर्टिसोल। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? वर्टिसोल। वर्टिसोल। क्वेश्चन आता है कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मिट्टी कैसी है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मिट्टी कैसी है? काली है। और उसका दूसरा नाम आएगा, वैज्ञानिक नाम, तो वह आएगा वर्टिसोल। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इस प्रदेश में मिट्टी काली क्यों हुई या क्यों पाई जाती है? तो उसका कारण क्या है? इस मिट्टी में लोहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है। लोहांश यानी आयरन, लोहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है। और दूसरी बात, इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है, तो इसलिए इसका यह मिट्टी काली पाई जाती है। और काली मिट्टी आपको पता होगा कौन सी फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है? तो कपास की फसल के लिए बहुत ही उपयोगी है। दूसरी बात, इस काली मिट्टी का दूसरा नाम है स्वतः जुताई वाली मिट्टी, को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात, इस मिट्टी में, काली मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। क्या होता है? सर्वाधिक जल धारण करने की क्षमता होती है। इस कारण से इसमें उत्पादन भी अधिक होता है। अब हम बात करते हैं इस दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में वर्षा की। वर्षा यहाँ पर कितनी होती है? 60 से 90 सेमी होती है। यानी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश। इंपोर्टेंट प्रश्न जीके के लिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है। अब यहाँ पर यह सिंबल क्या है? आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं पहले भी बोला था, इसका मतलब सर्वाधिक या सबसे अधिक। आप सेंटेंस के अनुसार इसका अर्थ लगाते रहे। अब हम बात करते हैं, यही प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला प्रदेश है। कैसा? सर्वाधिक आर्द्रता। अब सर्वाधिक आर्द्रता इस प्रदेश में क्यों है? आपके दिमाग में प्रश्न अवश्य आ रहा होगा। तो इसका कारण यह है कि यहाँ पर सर्वाधिक नदियां हैं। तो उसको यूं भी कह सकते हैं कि यह राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश भी है। क्या? सर्वाधिक वर्षा वाला भौतिक प्रदेश, सर्वाधिक आर्द्रता वाला भौतिक प्रदेश, राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला भौतिक प्रदेश, और राजस्थान का सर्वाधिक मसालों के उत्पादन वाला भौतिक प्रदेश भी यही हमारा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। और सर्वाधिक मसाले राजस्थान में उत्पादन करने वाला जिला पूछे तो वह है बारां जिला। बारां जिला राजस्थान का सर्वाधिक मसालों का उत्पादन करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कृषि की। तो यहाँ पर कृषि कैसी की जाती है? व्यापारिक फसलों की कृषि की जाती है। और व्यापारिक फसलों में आ जाते हैं मसाले। सॉरी। अब बात करते हैं हम खनिजों की। तो यहाँ पर किस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो यहाँ पर धात्विक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यहाँ की वनस्पति कैसी है? तो यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाली वनस्पति है। अब यहाँ पर वनस्पति चौड़ी पत्ती वाली क्यों है? क्योंकि काली मिट्टी है। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यानी उसमें पानी अधिक होता है। तो यहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे होंगे इसकी पत्तियां चौड़ी होगी। और सर्वाधिक सागवान यहाँ पर पाए जाते हैं। आपने देखा होगा सागवान की पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी और चौड़ी होती है। तो स्पष्ट है यहाँ की पत्ती चौड़ी होती है जैसे सागवान। अब यहाँ पर एक इंपोर्टेंट प्रश्न यह बनता है कि यह प्रदेश यानी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र है। सीधा सा प्रश्न आता है कि दक्षिणी पूर्वी निम्न में से कौन सा प्रदेश या कौन सा भौतिक प्रदेश अस्पष्ट अधर प्रवाह वाला क्षेत्र है? तो वह दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। मित्रों, इस प्रकार से आज हमने दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का प्रारंभिक परिचय पढ़ा है। कल हम इसका उप विभाजन करेंगे। और अपनी क्लास की क्या विशेषता है आपने गौर किया होगा, सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ और सिर्फ काम की बात। यहाँ पर मेरा प्रयास रहता है कि आपका समय वेस्ट नहीं हो, और आपका समय वेस्ट नहीं हो उसके साथ में मैं बेस्ट से बेस्ट देने की प्रयास करता हूँ। क्यों? इसी मैटर को मैं मान लो बोर्ड पर लिखूंगा, फ्री हैंड जब पढ़ाने जाता है, बात से बात करते हैं फ्री हैंड, तो मैं लिखूंगा, आप देखते रहोगे, फिर मैं लिखूंगा। लेकिन यहाँ पर मेरे लिखने का एक कार्य है कि यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसका स्पष्टीकरण मैं ठीक से कर सकूं और आपको अधिक से अधिक और बहुत अच्छा समझा सकूं। इसलिए मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर इसकी डिटेल व्याख्या करता हूँ ताकि आप इस बात को समझ पाओ। नहीं तो मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखता रहूँ, इसी मैटर पे 1 घंटे तक इस पर व्याख्यान देता रहूँ। इसलिए मित्रों, न तो समय आपके पास है, न समय मेरे पास है।
इसलिए मैं शॉर्ट और स्वीट में बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करता हूं। मित्रों, पहले कहा था फिर भी कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, जय हिंद साथियों, धन्यवाद।